नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है। उम्र 21 साल। वीरपुर की एक चंचल सी लड़की हूँ मैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरे इन चंचल नैननक्श, इस दूधिया रंगत और मेरी इस पतली लचकदार कमर में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे दिल तक छू जाता है और सामने वाले के अंदर तक एक अनजानी सी सिहरन जगा देता है। मेरी शादी मेरे फुफेरे भाई विक्रम से तय हो चुकी है और इस चढ़ती जवानी और भरे पूरे बदन की कसी हुई कशिश ने इस पुश्तैनी हवेली के शांत माहौल को हमेशा के लिए एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर और जब मेरा पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। वीरपुर का मौसम यूं तो हमेशा सामान्य रहता था, पर ज्येष्ठ की एक ऐसी तपती दोपहरी और कतारी की धूप का सन्नाटा आया जिसने हमारी हवेली के ठंडे छज्जे के नीचे सस्पेंस और एक अनजानी तड़प का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है जिसे इस गठीली जवानी ने और भी ज्यादा मांसल और निखरा हुआ बना दिया हो। 21 साल की इस उम्र में मेरा अंगंग पूरी तरह से भरापूरा, गोलमटोल और कसी हुई काया वाला हो चुका है। मेरी कमर इतनी लचकदार है कि जब मैं काम करने के लिए थोड़ा सा भी आगे झुकती हूँ तो मेरी सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरी दूधिया रंगत और चंचल आंखें जब भयंकर धूप की मध्यम रोशनी में चमकती हैं तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। उस दोपहर ज्येष्ठ की कड़कड़ाती गर्मी और उमस के बावजूद मैंने एक गहरे सिंदूरी रंग की बेहद कसी हुई चोली पहन रखी थी जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। दोपहर की तपिश के मारे मेरे लंबे काले बाल पूरी तरह खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर पसीने की नमी के साथ बलखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे मेरे फुफेरे भाई और होने वाले मंगेतर विक्रम। वे भारतीय सेना में थे और हाल ही में शादी की तैयारियों के लिए लंबी छुट्टी पर घर आए थे। सेना की कड़क ट्रेनिंग के कारण उनका शरीर लंबा, चौड़ा, गठीला और फौजी मर्दानगी से भरा हुआ था। उनका सीना इतना मजबूत था कि कोई भी औरत उनकी बाहों में खुद को पूरी तरह महफूज या फिर पूरी तरह मदहोश महसूस करे। उनके बदन से एक अजीब सी तीखी, मर्दाना खुशबू आती थी जो मिलिट्री बूटों के चमड़े, कड़क तंबाकू और फौजी रौब का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उनकी आंखों में हमेशा एक पैनी, कड़क और खोजी नजर रहती थी जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उनका वह कड़क अंदाज और रौबीला बदन इस तपती दोपहर के सन्नाटे में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। वीरपुर गांव इस समय पूरी तरह से ज्येष्ठ की तपती दोपहरी और चिलचिलाती धूप की आगोश में लिपटा हुआ था। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे और चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच हमारी शादी की तैयारियों के कारण घर के बाकी सभी सदस्य और बड़े बुजुर्ग दूर कस्बे के मुख्य हलवाई को बयाना, एडवांस देने और शादी के सामान की लिस्ट बनवाने गए हुए थे। कड़कती धूप के चलते पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। इस विशाल और पुश्तैनी हवेली में सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ मैं और छुट्टी पर आए मेरे मंगेतर विक्रम अकेले थे। हवेली के भीतरी हिस्से में बने एक ठंडे, सायेदार छज्जे के नीचे पुराने संदूकों को व्यवस्थित किया जा रहा था। शादी की रस्मों के लिए पुश्तैनी गहनों के भारी संदूक को साफ करने और उसे खोलने के लिए मैं आगे की तरफ झुकी। पूरे छज्जे के नीचे एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी जिसे सिर्फ ऊपर चलते पुराने पंखे की आवाज और मेरी ही सांसों की सरसराहट तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब 2 होने वाले मंगेतर एक सूनी और ठंडी हवेली में अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। दोपहरी की कपपाती तपिश और भीतर की घबराहट से मेरा पूरा बदन सुलग रहा था। मैं भारी संदूक के ताले को साफ करने और उसे चमकाने के लिए आगे की तरफ झुकी हुई अपना पूरा प्रयास कर रही थी। तभी अचानक पीछे से भारी कदमों की एक रोबीली धमक सुनाई दी।
कड़क फौजी विक्रम छज्जे के कोने में रखी पुरानी किताबों और अलमारी की ओट से निकलकर अपनी मर्दाना चाल के साथ ठीक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उनका चौड़ा सीना गर्मी की इस छाव में और भी विशाल लग रहा था। रागिनी, बाहर ज्येष्ठ की भयंकर लू है। इस कड़कती धूप और सन्नाटे में अकेले ये भारी संदूक और गहनों का वजन संभालना तुम्हारे इन कोमल हाथों के बस का नहीं। उन्होंने अपनी गहरी और कड़क आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आंखों की गंभीर नजर सीधे मेरी पतली लचकदार कमर और उभरे हुए बदन पर टिकी थी, जहां से सूती साड़ी का भीगा हुआ पल्लू आगे झुकने के कारण पूरी तरह से खिसक गया था। बस विक्रम जी, मैं इस संदूक को साफ कर रही हूं ताकि गहने निकाले जा सकें, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और दोबारा आगे झुकी। तभी अचानक भारी ढक्कन के झटके से मेरी उंगलियां सिहर उठीं। आह! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। घबराहट और सिहरन के मारे मेरा पूरा बदन कांप उठा। विक्रम ने बिना एक पल गवाए अपने फौजी हक के साथ आगे बढ़कर मदद के बहाने पीछे से मुझे अपनी मजबूत और कसरती बाहों में पूरी तरह दबोच लिया। उनके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई, रौबदार और गठीली थी कि मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उनके इस अचानक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। उन्होंने संदूक के वजन को संभालने के लिए अपने मजबूत हाथों को मेरी पतली कमर के गिर्द कस दिया और मेरा गोलमटोल गोरा बदन उनकी कड़क काया की गर्मी से चिपक गया, जिससे मर्यादा की दहलीज कांपने लगी। कहा, ध्यान रहता है तुम्हारा? देखो, इस ठंडी छाव में भी तुम्हारा बदन कैसा गर्माहट से सुलग रहा है, उन्होंने बेहद करीब आकर कहा। उनकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उनके कसरती हाथों का खुरदरा एहसास मेरी नाजुक त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगी। मेरा पल्लू पूरी तरह फर्श पर गिर चुका था और मेरी तनी हुई काया उनके ध्यान को भंग करती हुई तड़प रही थी। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी और मर्यादा डगमगाने लगी थी। विक्रम जी, छोड़िए, ये छज्जा बहुत सुनसान है। आप इस दोपहर का बढ़ता हुआ दबाव और मेरा ये रूप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हांफते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उनकी उंगलियों का दबाव मेरी कमर पर बढ़ता जा रहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और कस लिया। उनकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। रागिनी, जो मोर्चा या जो किला जितना कड़ा और रसीला होता है, उसे इस दोपहर के सन्नाटे में अपने फौजी अनुशासन से जीतने का मजा उतना ही ज्यादा आता है। तुम अभी नादान हो। तुम्हें नहीं पता कि इस सीमा से लौटने के बाद जब तक अंदरूनी तपिश बाहर न आए, तब तक इस दिल को चैन नहीं मिलता। पर विक्रम जी, बाहर चाहे जितना भी सन्नाटा हो, हवेली की मर्यादा की छाव को छोड़ना ठीक नहीं। थोड़ी देर में घर के सब लोग अपनी बात पक्की करके आते ही होंगे। कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उनके चौड़े सीने की गर्मी से सुलग रहा था। जब इस वीरपुर हवेली पर हमारा हक और पहरा कड़ा हो, तो इस खिंचाव का बढ़ना लाजमी है। इस सन्नाटे में जब तक सही जगह पर सही कब्जा और जोर न लगाया जाए, तब तक ये बेचैनी शांत नहीं होती। बस तुम्हें इस बंधन में पूरी तरह ढलना आना चाहिए, उन्होंने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी कसी हुई चोली उनके ठीक सामने आकर और भी तन गई। छज्जे का वह मध्यम सन्नाटा और हवा की लपटें अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रहे थे। होने वाले पति का वह मांसल और कसरती हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का कपड़ा मेरी गोरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। इस मदहोश दोपहर के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मिलकर मेरी गहरी नाभि में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और सुगठित काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी भीगी हुई पीठ को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। उनका वह मर्दाना और फौजी अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। उस कोने का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुकी थी,
मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उनके और करीब खींच रही थी। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाले थे कि तभी अचानक संदूक पर लगा भारी पीतल का ताला तेज हवा के झोंके और कंपन से जोर से हिलकर खनकना उठा। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हाफती हुई खंभे की ओट में खड़ी हो गई और वह अपनी सांसें भरने लगे। दोपहर के 2:30 बज चुके थे, पर छज्जे से सटे भीतरी कमरे का अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मैं उस सूने कमरे में खड़ी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही अनकही तपिश बरकरार थी। तभी अचानक कड़क मंगेतर विक्रम ने आगे बढ़कर उस भारी कमरे के मुख्य लकड़ी के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और लोहे की भारी कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल रोशनदान से आ रही धूप की एक पतली, धुंधली लकीर थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। रागिनी, इस बंद कमरे का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस कड़क अनुशासन और दूरी के पीछे छुपा नहीं सकता, उन्होंने भारी और कड़क स्वर में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे नक्काशीदार अलमारी के सहारे सटा दिया। उनके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उनके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उनकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसरायत और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी। जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक अलमारी के ताक में रखी हमारी शादी की पवित्र शगुन की थाली, हल्दी का मर्तबान और विक्रम के दादाजी की पुश्तैनी फौजी टोपी फर्श पर गिर गई। उस पुश्तैनी अमानत, शादी के पवित्र शगुन और देश व परिवार की आन बान शान के प्रतीक पर रोशनदान से आ रही धूप की तीखी रोशनी पड़ी, जिसने समाज में देश की रक्षा और मर्यादा की मिसाल देने वाले एक सच्चे सैनिक होने के नाते उनके फर्ज, पवित्र विवाह के अटूट बंधन और हमारी हवेली की कुल मर्यादा की याद दिला दी। उस पवित्र अमानत का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। विक्रम झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी, वह अचानक आत्मग्लानि और गंभीर एहसास में बदल गई। उन्होंने अपने चेहरे को हाथों से पोंछा और जोर जोर से हांफने लगे। यह मैं क्या करने जा रहा था? शादी के पवित्र फेरों से पहले और बड़ों की गैरमौजूदगी में इस हवेली की कुल मर्यादा पर ऐसा भटकाव। देश को अनुशासन और सुरक्षा सिखाने वाला मैं आज खुद ही मर्यादा की दहलीज भूल गया। रागिनी, मुझे क्षमा करना। विक्रम की आवाज में अब वासना नहीं, बल्कि एक गंभीर पारिवारिक लोकलाज और आने वाले पवित्र रिश्ते का सम्मान था। उन्होंने कहा, तुम इस घर की होने वाली लक्ष्मी हो। 7 फेरों के बाद पूरी दुनिया के सामने सम्मान से मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो। इस बंद कमरे के सन्नाटे और दोपहर के इस अकेलेपन ने मेरी मति भ्रमित कर दी थी। एक सच्चे सैनिक का फर्ज अपनी मंगेतर की पवित्रता और सम्मान की रक्षा करना होता है, शादी से पहले मर्यादा लांघना नहीं। मैंने भी तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे आने वाले पवित्र और सम्मानित रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। विक्रम जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेलेपन और माहौल की मार ने हमें भटका दिया था, लेकिन आज हमारे परिवार के संस्कारों और इस पुश्तैनी सम्मान ने हमें एक बहुत बड़े भटकाव से बचा लिया। हमारे पवित्र फेरों और बड़ों के आशीर्वाद की गरिमा ही हमारे रिश्ते की असली ताकत है, और हम इस बंधन की मर्यादा को कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने अपनी आंखें झुकाते हुए पूरे सम्मान के साथ कहा। विक्रम के चेहरे पर भी अब एक गर्व और संतोष का भाव था।
उस दोपहर के बाद से हमारे बीच जल्दबाजी की वह वासना हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित होने वाले दाम्पत्य रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको ये कहानी और इसका पारिवारिक संदेश कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।